Assalamu alaikum dear students and welcome back to Learn Daily Physics। तो जैसा कि आप देख सकते हैं you can say our today's lecture is about Newton's third law in electrodynamics। हम न्यूटन्स थर्ड लॉ तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हमने इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक के अंदर पढ़ना है। हम बचपन में 9th ग्रेड के अंदर न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ते थे कि एवरी एक्शन हैव इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो यही लॉ आज इलेक्ट्रोडायनेमिक के अंदर पढ़ना है और आज हमने ये देखना है कि इन इलेक्ट्रोडायनेमिक दिस लॉ सेटिस्फाइज और नॉट, दिस लॉ इज़ वैलिड इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और नॉट। तो चलते हैं इसी तरफ। तो एक क्वेश्चन, एक जाना माना क्वेश्चन, एक मशहूर क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है। जब मैंने पेपर दिया था EMT2 का तो मेरा भी ये क्वेश्चन आया था कि वाई इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स न्यूटन्स थर्ड लॉ डज नॉट होल्ड, इट इज़ नॉट वैलिड फॉर इट इज़ नॉट वैलिड इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वाई। तो फिर आपको जो मैं आज लेक्चर बताने जा रहा हूँ उसके थ्रू आप उसको एलेबोरेट करेंगे कि वाई इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स न्यूटन्स थर्ड लॉ डज नॉट होल्ड। तो चलते हैं इसी बात को समझते हैं। इस बात को समझने के लिए दो चीज़ें हैं हमारे पास, उनको समझते हैं। तो पहली ये है कि एक चार्ज है, अगर आपके पास यहाँ पे Q चार्ज है तो एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है उससे आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, वो ओरिजिनेट करता है, वो पैदा करता है, उसमें से निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज है और उसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं। फिर उसके बाद जब ये एक चार्ज, ए मूविंग चार्ज, व्हेन अ चार्ज मूव्स थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने फैराडेज लॉ के अंदर भी पढ़ा है कि चार्ज, जब आपने पढ़ा होगा चार्ज, मूविंग चार्ज इन कंडक्टर, एक कंडक्टर लिया तो उसमें से चार्ज लिया, फिर आपने राइट हैंड रूल पढ़ा, फ्लेमेंस राइट हैंड रूल, कि व्हेन अ चार्ज मूव्स थ्रू अ कंडक्टर इफ यू ग्रैस्प अ वायर विद योर राइट हैंड and the thumb will show, your curl of your fingers will show the direction of magnetic field and your thumb will show the direction of current। इसी तरह है ना कि जो आपके पास वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है कि ये जो कर्ल है आपकी, इस तरह की जो कर्ल बनती है आपके पास, ये यहाँ पे एक रॉड है तो इस पे जो कर्ल है, अगर यूं मैंने पकड़ा फॉर एग्जांपल, यहाँ से यहाँ को इसका करंट है, इस डायरेक्शन के ऊपर इसका करंट है, तो ये जब मैंने इसको यूं पकड़ा तो ये जो मेरी कर्ल है ये इस तरह अंदर की तरफ है ना, कि अगर यहाँ पे यूं पेज है तो ये उसके अंदर की तरफ जा रही हैं, इनवर्ड हैं, तो माय फील्ड लाइंस आर इनवर्ड। तो और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, इस डायरेक्शन में, ठीक। अब ये इस डायरेक्शन में किस तरह है, इस डायरेक्शन में इस तरह है कि चार्ज की जो चार्ज होता है, जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करता है उसी डायरेक्शन में आपका करंट मूव करता है। तो ये बात हो गई कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, दो बातें हमने समझ ली। अब चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। अब ये हमारे पास 3 डायमेंशन, पहले सबसे पहले इसको डायग्राम को देख लें आप, फिर इस डायग्राम को हम स्प्लिट करके कंपोनेंट्स के अंदर पढ़ते हैं। तो इसको स्प्लिट किया जाता है कुछ इस तरह के। सबसे पहले तो हमने क्या बनाने हैं, एक्सिस बनाना है, एक्स वाई एंड एक्स वाई जी। चलें एक्स वाई जी इधर ले लें, वैसे एक्स इधर ले लें, वाई इधर ले लें, जी इधर ले लें, जिस तरह आपकी मर्जी, जहाँ पे आप आसानी समझें। तो इसके ऊपर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। सबसे पहले एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, ये Q1 चार्ज है यहाँ पे और ये Q2 चार्ज है। Q1 चार्ज की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और ये जो
Q1 चार्ज है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो अब ये दोनों चार्ज यहाँ पे मूव कर रहे हैं, इनको हमने इस तरह कर दिया कि ये अपने ट्रैक पे मूव करने के लिए ये ट्रैक से अपने हटेंगे नहीं, दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो क्या होगा, दोनों की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर एक की लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है E, FE इसको मैं कहता हूँ। अभी ये भी बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स FE मैंने यहाँ पे क्यों लिखा। तो दूसरा जो चार्ज है उसकी भी एक रिपल्सिव फोर्स होगी और वो भी FE होगी। ये दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो दोनों की फील्ड ऑपोजिट होगी, पॉजिटिव है। तो एक की पॉजिटिव की क्या होगी, आउटवर्ड, अभी पहले देखी हमने। दूसरे की भी क्या होगी, आउटवर्ड। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी, एक की अगर इस तरफ तो दूसरे की भी उस तरफ, एक इधर को दूसरा इधर को, दरमियान में भी इधर को और इधर को, दोनों रिपेल कर रहे हैं। दोनों के दरमियान क्या है, रिपेल्सिव फोर्स है। यहाँ तक बात हमने समझ ली। फिर जब ये मूव कर रहे हैं तो इनकी मूवमेंट की वजह से इनके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, सही। इनके ऊपर क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, अभी मैंने बताया, वो जो दूसरी बात मैंने की थी ये वाली कि मूविंग चार्ज है, तो मूविंग चार्ज की क्या होगी, फील्ड होगी। तो इस मूविंग चार्ज की वजह से दो फील्ड्स बनेंगी यूं। तो ये जो यहां से एक फील्ड निकलेगी, इसको मैं ब्लू से बनाता हूं, ये बनेगी ऐसे B2, इसको B2 लिखना है। और ये B2 क्यों है, ये B1 क्यों नहीं है, क्योंकि Q1 चार्ज की वजह से, तो ये B1 क्यों नहीं है, इसका भी जवाब देता हूं। और ये इनवर्ड बनेगी, ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड आउट टू द पेज है, ये इनवर्ड इन टू द पेज होगी। फ्लेमेंस राइट हैंड रूल से ये मैंने डायरेक्शन ड्रॉ की है। ये इधर है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट भी आप कह सकते हैं। ये जो Q की चार्ज की डायरेक्शन है, यही करंट की डायरेक्शन होती है आपके पास। तो ये है P1। अच्छा, अब एक और सवाल यहाँ पे जो अराइज होता है, वो सवाल ये है कि यहाँ पे Q1 की वजह से B1 क्यों नहीं मैग्नेटिक फील्ड बनी। यहाँ पे देखें ना, ये डायग्राम एज इट इज़ मैंने ग्रिफिथ की बुक से ली गई है। तो वहाँ पे Q1 की जगह B1 क्यों नहीं लिखा। तो अगर आपने पढ़ा हो म्यूचुअल इंडक्शन या आपने ट्रांसफार्मर का केस पढ़ा हो, तो वो चार्ज एक मूवमेंट चार्ज की जो होती है वो एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और जो वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो दूसरा चार्ज उसको जो सा वो एक्सप्रेस करता है। ये एक ट्रिवियल सी बात है। इस बात को समझने के लिए आप इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ें, आपने ज़रूर पढ़ी होगी, EMT 1 के अंदर भी पढ़ी होगी, और अपने जो बेसिक ग्रेड्स थे उनके अंदर भी आप ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आपने पढ़ा है। वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था, कर्ल ऑफ E, डिफरेंशियल फॉर्म उसकी मैं लिखने जा रहा हूँ। कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस पार्शियल B बाय पार्शियल T, कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड E जनरेट करता है। और इससे ये भी बात आती है कि जब E होगी तो आपके पास B भी होगी। तो एक ये भी रिलेशन है जो बताता है कि E की वजह से B और B की वजह से E जनरेट हो सकते हैं। तो यहाँ तक बात आ गई कि यहाँ पे एक B भी आ गया। ये भी मैं डायग्राम बता रहा हूँ, फिर एंड में आपको बताऊंगा कि ये किस तरह, इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ कहाँ पे इन्वॉल्व है। तो अभी तो हम डायग्राम को समझ रहे हैं। अब ये यहाँ पे चलते हैं लॉरेंस फोर्स की तरफ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स भी है और मैग्नेटिक फोर्स भी है। तो दो फोर्सेस हैं। अब मैग्नेटिक फोर्स भी आपको बताता हूँ, वो मैंने अभी ड्रॉ नहीं की, वो मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूँ। इससे पहले लॉरेंस फोर्स बताता हूँ। लॉरेंस फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस V क्रॉस B, यही होती है ना लॉरेंस फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसके अंदर F इज इक्वल टू QE, ये तो है जी फोर्स होना चार्ज,
फोर्स ऑन अ चार्ज, और यहीं पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही इस फोर्स की डायरेक्शन होगी। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही इस फोर्स की डायरेक्शन है, इस फॉर्मूले के मुताबिक। जिस तरह F इज इक्वल टू क्या होता है, एम में होता है ना, जो एक्सेलरेशन, जिस तरफ एक्सेलरेशन उसी तरफ फोर्स, इसी तरह जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसी तरफ ही फोर्स होगी। ये तो जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड, फोर्स की डायरेक्शन भी आउटवर्ड। अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ये रिप्रेजेंट करता है, तो इतनी टर्म इलेक्ट्रिक फोर्स की है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, और ये जो इतनी ये वाली जो टर्म है इसकी Q इंटू वी क्रॉस बी, ये किस वजह से है, ये है मैग्नेटिक फोर्स, ये है इसकी एफ एम। तो अब आपने, अगर आप याद करें, आपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था, जो वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था उसके अंदर आपने पढ़ा था कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो एक नया वेक्टर जनरेट करता है। एक स्केलर प्रोडक्ट होता है वो तो सिंपली उसकी प्रोडक्ट क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो एक वेक्टर होता है उसकी एक वेक्टर, उसका जो रिजल्टेंट होता है वो एक वेक्टर होता है, और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो इन दोनों के, इस v के भी, ये जो प्रोडक्ट ले रहे हैं v क्रॉस b ले रहे हैं, तो इस v के भी परपेंडिकुलर होता है और इस b के भी परपेंडिकुलर होता है। तो इस v के v की डायरेक्शन क्या है, जो ये इसकी v है ये इस तरफ को मूव कर रहा है, v इसका इधर को है, ये v1 है यहाँ पे और ये यहाँ पे v2 है, तो इसकी डायरेक्शन इधर को, इसकी डायरेक्शन इधर को है, और ये परपेंडिकुलर है, ये आपस में दोनों परपेंडिकुलर है, ये और ये। तो इन पे परपेंडिकुलर क्या चीज होगी, ये दो परपेंडिकुलर है, ये नेगेटिव z एक्सिस के ऊपर है, समझें, ये नेगेटिव, यहाँ पे ये y है तो ये नेगेटिव y एक्सिस पे है, ये जो ये b1 है ये नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर है, और ये जो b2 है ये पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर है। एक यूं है और दूसरा यूं है, ये पॉजिटिव y है और ये नेगेटिव y है। ये b1 और b2 की बात कर रहा हूं, यहाँ पे ये क्या है, b2 है और ये b1 है। अब जो सा v है वो किस डायरेक्शन के ऊपर है, z एक्सिस के ऊपर, एक यूं यहाँ पे z एक्सिस के ऊपर है, तो अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या, एक y है और एक z है, और y और z जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। तो अब ये y और z के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा होगा, x, y और z के ऊपर परपेंडिकुलर होगा आपके पास यहाँ पे, और मेरे पास कलर यहाँ पे फिल वक्त नहीं है, ये वाला लिखता है कि नहीं लिखता, ये जितना भी लिख रहा है ये हो गया परपेंडिकुलर, कि ये जो एफ एम आया है ये इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर था, और ये फ्लेमेंस लेफ्ट हैंड रूल से भी आ जाता है यूं, कि ये आपके पास क्या है, इसको अगर आप यूं रखें, यूं इसको रखें, तो ये क्या है, थंब आपका फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा यूं। अब आपको नज़र नहीं आ रहा, इसको मैंने यूं रखा है, समझें, यूं करके, फ्लेमेंस राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल है मेरा, इसको मैंने यूं नीचे रख दिया, ये मेरी फिंगर थोड़ी सी अब आपको नज़र आ रही है। तो ये यहाँ से एक यहाँ पे ये वाली उंगली मेरी, फिर एक यहाँ पे, और ये मेरा थंब, ये इस तरह बनती है एक शेप, ये इस तरह की, ये तीनों परपेंडिकुलर हैं। ये मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये रेड वन मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड, ये नीचे वेलोसिटी, इस दोनों के परपेंडिकुलर क्या है, ये है, ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, और सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ये x पे और y पे है, तो ये z वाला एक और परपेंडिकुलर आएगा इसके ऊपर एफ एम। अब हम आके हैं कंक्लूजन के ऊपर, तो डायग्राम आपके पास इस तरह की बन गई, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, तो इसको समझना यहाँ पे ज़रूरी है
कि जब तक आपको समझ नहीं आएगी तब तक आप इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर न्यूटन्स थर्ड लॉ को नहीं समझा सकेंगे। तो अब देखें, ये तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर रही है, एक दूसरे के ऑपोजिट है और आइडेंटिकल चार्ज थे मैंने बताया। तो ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं और इक्वल एंड ऑपोजिट। बट बात मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड, आपके मैग्नेटिक फोर्स है Fm, क्या वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं? एक की डायरेक्शन इधर को है तो दूसरे की डायरेक्शन इधर को है। एक Fm इधर है तो दूसरा Fm इधर है। दे आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर। व्हेन दे आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर, दे आर नॉट कैंसिलिंग ईच अदर। सही, अगर आप इनको हेड टू टेल रूल से भी करें यूं, तो दे हैव अ रिजल्टेंट हेयर। सो दे आर नॉट कैंसिलिंग ईच अदर। इक्वल क्या, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0, लेकिन नेट फोर्स हमारे पास 0 यहाँ पे नहीं आ रहा। तो इस इन दिस केस इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स न्यूटन्स थर्ड लॉ डज नॉट होल्ड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मैंने एक एक चीज़ आपको बड़े अच्छे से समझाई है, कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में होल्ड नहीं करता, और कोई पूछ ले क्यों नहीं होल्ड करता, तो अब आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब चलते हैं कि लिखना क्या है। हमने कुछ ना कुछ लिखना भी तो है ना, पेपर के अंदर आ जाए तो वो कहता है इमेजिन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 मूविंग इन X एंड Y डायरेक्शन एज शोन इन फिगर 1। ये फिगर नंबर 1 है, इसके अंदर डायरेक्शन Q1 और Q2 की, ये जो Q1 की ये डायरेक्शन है, Q2 की ये डायरेक्शन बता चुका हूँ। लेट्स सपोज दे आर माउंटेड इन अ ट्रैक, वो एक ट्रैक पे माउंट है, वहां से नहीं हट सकते, उन पर रिपल्सिव फोर्स है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड और ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। और एंड में आपने जो रीजन है, रीजनिंग थोड़ी सी लिखनी है कि Fm जो है वो दोनों के, सिंस Fm is not Fm of magnetic force of Q1 and Q2 are not equal, will be equal if their velocity is equal, then V cross B इनका इक्वल होगा। अगर इनकी वेलोसिटी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक B है, मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है, तो फिर क्या होगा, इनका Fm बराबर होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है। दे आर नॉट कैंसिलिंग ईच अदर। द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ चार्ज Q1 एंड द Q2 आर नॉट कैंसिलिंग ईच अदर। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ डज नॉट होल्ड्स हियर, बिकॉज इन न्यूटन्स लॉ द नेट फोर्स जो हमारे पास नेट फोर्स होती है वो 0 के इक्वल आनी चाहिए, लेकिन इन अवर केस इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स the net force here is not 0, it is equals to some value। ये आपको मैंने बताया ना हेड टू टेल रूल। यहाँ पे देखें Fe को आपस में करें ना, रिजल्टेंट ले तो 0 आएगा, ये और ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक नल वेक्टर आएगा आपके पास, 0 वेक्टर, तो जो कि सेटिस्फाई कर रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ को। लेकिन जो Fm है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और इसी Fm की वजह से, सेटिस्फाई ना करने की वजह से आपके पास जो लोरेंट्ज फोर्स है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो सेटिस्फाई, वो बराबर, दोनों की बराबर नहीं आती। ये वाला जो इसके अंदर टर्म है, जो ये वाली टर्म है, ये दोनों के अंदर चेंज है, तो ये जो Q1 के लिए होगी वो Q2 के इक्वल नहीं होगी। ये जो लोरेंट्ज फोर्स है दोनों की बराबर नहीं होगी, लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक इसको बराबर होना चाहिए था। इस वजह से यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आता है, इसकी एक एप्लीकेशन आती है कि अब फोर्स है तो उसका कुछ ना कुछ, अब मैस है उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम, तो अब चार्ज है, चार्ज कोई ना कुछ पार्टिकल है तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। तो क्या इसका मोमेंटम कंजर्व रहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है। तो in this case in electrodynamics the law of conservation of momentum holds when we discuss the field in it। जब हम चार्ज की फील्ड को भी डिस्कस करते हैं, तो इसको समझने के लिए एक फिनोमेना है रेडिएशन प्रेशर का।
तो वो उसको समझ लें तो उसका वो एक फिनोमेना है, वो एक फिजिकल प्रोसेस है कि एक रेडिएशन पड़ती है, उससे कुछ प्रेशर होता है, वो ट्रांसमिट भी होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है। तो एक फिनोमेना है छोटा सा, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फील्ड की और पार्टिकल की इंटरेक्शन समझ में आ जाएगी। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक के अंदर मोमेंटम तब कंजर्व रहता है कि जितना लॉस इन मोमेंटम पार्टिकल का होता है, वो उसकी फील्ड जो होती है वो फील्ड उसके वो गेन कर लेती है। तो फील्ड और पार्टिकल जब आप दोनों को एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर रखेंगे तो तब आपका ओवरऑल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, अदरवाइज योर मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड इन दिस केस। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेक्चर लेंथी इस वजह से मैंने किया है कि इसमें छोटी छोटी, अब एक एक वेक्टर था, अगर आप इसको ऐसे ही देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा और एक एक वेक्टर को समझाना ज़रूरी था। तो इस वजह से इसको समझें, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये दे दिया जाता है, तो इसको समझें। और चैनल को, अगर आपको चैनल अच्छा लगा, और भी लेक्चर्स हैं, इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको और जो अच्छे अच्छे लेक्चर्स आते हैं वो भी आपको मिल सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।